तो चलिए आप सभी लोगों को मेरा सुप्रभातम। ये थोड़ा कल का क्लास जो हमने समझाया था वो आज लिखित आज जो है कि आप लोग को लिखवा दिया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। देखो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा ताकि आप लोग को रिवीजन हो जाए, समझे। वृषण की अगर हम बात करें तो मनुष्य में जो है कि एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जोड़ी वृषण पाया जाता है और यह शरीर के बाहर वृषण कोश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शरीर के बाहर वृषण कोश में पाया जाता है, क्योंकि शुक्राणु बनने के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए ना, इसीलिए यह शरीर के बाहर होता है। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि जो हमारा वृषण है वह जो है कि क्यों शरीर के बाहर होता है? तो आप लोग बता सकते हो ना, है? अब ध्यान देना, प्रत्येक वृषण के अंदर 250 पिंडक होते हैं। 2 वृषण होते हैं, 250 खाने होते हैं। जैसे एक जो है कि अगर बात करें आप लोगों को, एक घर के अंदर 10 रूम होते हैं, वैसे ही एक वृषण के अंदर कितने पिंडक होते हैं? 250 भागों में बटा हुआ होता है। और उस प्रत्येक पिंडक में शुक्रजनक नलिका 1 से 3 होती है, किसी में 1 होती है, किसी में 3 होती है, समझे। तो यह शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कि कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है? एक होती है शुक्रजनक कोशिका और एक होती है सेटोली कोशिका। यह जो शुक्रजनक कोशिका है यह शुक्राणुओं का निर्माण करती है और सेटोली कोशिका क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? और वृषण कोश पिंडक एवं शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में, यानी वृषण कोश जो पिंडक है और जो शुक्रजनक नलिका है, इनके बीच में जो खाली स्थान होता है उन्हें कहते हैं अंतराली स्थान। और उनके बीच में जो कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं लीडिंग सेल। लीडिंग सेल कहते हैं अंतराली कोशिका। वही जो है कि मानव में नर एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करती है। मानव में किसका निर्माण करती है? नर एंड्रोजन हार्मोन का वो निर्माण करती है, समझ गए। अब जो है कि आगे देखना आप लोगों को कि आप लोगों को बताया जाएगा सहायक नलिकाओं के बारे में और सहायक ग्रंथियों के बारे में, समझे। सहायक नलिकाएं कौन सी होती हैं, सहायक ग्रंथियां कौन सी होती है जो नर जनन अंग में कार्य लाती हैं। अब देख, तो शुक्रजनक नलिका जिस नलिका के द्वारा बाहर आती है उसे हम लोग कहते हैं रेटेड टेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटेड टेस्टिस। यानी शुक्रजनक नलिका छोटी छोटी सब में पाई जाती है, तो ये फिर कि मिल करके बड़ी नलिका का निर्माण करती है जिसे हम लोग कहते हैं रेटेड टेस्टिस। और यह फिर आगे शुक्रवाहिका में खुलती है। कहाँ खुलती है? थोड़ी बड़ी नालियाँ, छोटी छोटी नालियाँ बड़ी नालियाँ में खुलती है ना, समझे, मिल करके फिर यह शुक्रवाहिनी में खुलती है। और उसके बाद यह जो है कि कहाँ तक जाती है? यूरेथ्रा तक। कहाँ जाती है? और यूरेथ्रा के माध्यम से फिर जो है कि जहाँ तुम पुटअप कर सकते हो, मतलब कि मादा के वैगिना पार्ट के माध्यम से गर्भाशय में जाता है, गर्भाशय से जो है कि अंडवाहिनी में जाता है और फिर वहाँ पर जो है कि अंडाणु के साथ क्या करता है? निषेचन करता है, समझे। अब सहायक ग्रंथियाँ क्या होती हैं? हम गलती से कोशिका लिख दिए हैं, ग्रंथियाँ होगा, ग्लैंड। सहायक ग्रंथियाँ क्या होती है मानव नर जनन अंग में? कल एक्सप्लेन किए हैं, आज बस बता दे रहे हैं। शुक्राशय जो वीर्य का अधिकांश भाग होता है, फ्रक्टोज, प्रोटीन, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, वो जो है कि कहाँ से मिलती है? सेमिनल वेसिकल शुक्राशय ग्रंथि से। बताया था ना, कल ईमेल में बताया था, बस आज लिखवाने के लिए कि तुम लोग लिख लो, कल तो बाकी समझाई हैं। प्रोस्टेट दूधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है और यह जो क्षारीय पदार्थ होता है वह मूलमूत्र में अम्लीयता को निष्प्रावित करता है। यानी कि जो बताया था ना आप लोगों को कि मान जाओ यहाँ से ये जो यूरेथ्रा है, ये वेस्ट डिफरेंस है, यहाँ पर पहले से मूत्र इकट्ठा था ना, तो यहाँ पर इसकी दीवारों से मूत्र चिपका हुआ होगा ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है और यहाँ पर जो कि इसके जो जहर जो यूरिया वाला जहर है उसके प्रभाव को क्या कर देता है? निष्प्रभावी कर देता है। यूरिया के अपने आप में यूरिक एसिड, मतलब एक एसिड है, एक प्रकार का अम्ल है, तो एक क्षारीय पदार्थ होता है, इसको न्यूट्रल कर देता है ताकि शुक्राणु मरे नहीं। और इस तरह से हो जाए कि क्या करता है? जो मूत्र की अम्लीयता होती है उसको क्या कर देता है? निष्प्रभावी कर देता है, समझे। निष्प्रभावी मतलब इनएक्टिवेट कर देता है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यह जो है कि जो पेनिस होता है, जो शीश में होता है, उसकी चिकनाहट को बनाए रखता है ताकि वो चिकना रहे, ऑयली रहे, समझे।
समझ गए ना। अब जो कि आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जितना ये है फेयर में बस लिख लेना, इसके लिए आज अभी लिखवाया। अब जो कि आप लोग को हम पढ़ाएंगे मादा जनन अंगों के बारे में। किसके बारे में? मादा जनन अंगों के बारे में। तब तक जो वीडियो देख रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और आप सभी को मेरा सुप्रभातम। आज जो है कि आज क्लास आपका जो स्टार्ट होने वाला है, कौन सा डे है? डे 3 है मेरे जाने में, डे 3 है ना। अब जो है कि आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मादा जनन अंगों के बारे में आज आप लोगों को बताया जाएगा कि आखिर जो मादा है, मादा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट के बारे में आप लोगों को बखूबी बताया जाएगा। इसको आप लोग प्रत्येक पार्ट ध्यान से सुनिएगा। पहले हम समझा देते हैं, फिर आप लोगों को हम लिखवा देंगे। तो फिर आप लोग देखिए जो वीडियो देख रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट करके बाद में लिख लेना, लिस्ट वगैरह सब कुछ बना लेना। लेकिन पहले जो चीज़ें हैं हम उसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। समझे? अब आ जाना मेरे थोड़े साथ। एवरी आई कॉन्टैक्ट शुड बी इन माई टच। समझे? हाँ, जिस तरह से हमने आप लोगों को नर जनन अंगों के बारे में पढ़ाते समय बताया था कि एक होती है प्राथमिक जनन अंग और एक होती है द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग का मतलब होता है जो प्राथमिक होता है, जिसकी मुख्यता होती है। समझे? और फिर जो द्वितीय जनन अंग जो उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे देखो अगर देश की अगर बात करें तो प्राथमिक कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन बाकी जो उनकी हेल्प करते हैं, उनका मंत्रिमंडल है, क्या है? द्वितीयक है। समझ रहे ना। तो जो सबसे मुख्य होता है या जो मुख्य कार्य करता है उसे प्राथमिक कहते हैं। तो हमने बताया था आप लोगों को कि जो भी नर जनन अंग होता है उसमें प्राथमिक अंग कौन होता है? वृषण। समझे? लेकिन जो मादा जनन अंग है इसमें प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? अंडाशय। क्या है? अंडाशय। समझे? अब आप लोग कहोगे कि अंडाशय सर इस फिगर में कहाँ है? देखो यहीं से हम लोग फिगर को कैच करेंगे। ये हमारा जो है ये क्या है? अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। और यह कितना जोड़ी पाया जा रहा है? एक जोड़ी पाया जा रहा है। कितना जोड़ी पाया जा रहा है? एक जोड़ी पाया जा रहा है। एक इधर और एक इधर। अच्छा, इसका आकार जो है कि बिल्कुल पिस्ता बादाम की तरह होता है। पिस्ता बादाम देखे हो? पिस्ता बादाम जो एकदम ऐसे होता है आप लोग, इसका आकार भी उतना ही बड़ा होता है और आकृति भी उसी की तरह होती है, पिस्ता बादाम की तरह होती है। तो और यह जो है कि मादा के शरीर के अंदर भागों में पाया जाता है, यह बाहर नहीं पाया जाता है। जैसे जो नर प्राथमिक जनन अंग है वो शरीर के बाहर पाया जाता है क्योंकि शुक्राणु को बनने के लिए उतना टेम्परेचर चाहिए। समझे? लेकिन जो महिलाएं हैं उनका जो है कि जो प्राथमिक जनन अंग है, जो अंडाशय है, वह जो है कि कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? शरीर के अंदर पाया जाता है, न कि शरीर के बाहर पाया जाता है। तो अंडाशय आप लोग देख लीजिए, एक जोड़ी जो है कि पिस्ता बादाम की तरह होती है और यही अंडाशय जो है कि इसका निर्माण करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है और यही अंडाणुओं का निर्माण करती है और इसी अंडाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। समझे? अब जो है कि द्वितीयक जनन अंग कौन कौन से होते हैं? तो द्वितीयक जनन अंग होते हैं गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, बाह्य जननेंद्रियां, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां और एक जोड़ी अंडवाहिनी। समझे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये देख रहे हो ना। अब जो है कि यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि कितनी जोड़ी अंडवाहिनी पाई जा रही है? 2 जोड़ी अंडवाहिनी पाई जा रही है। अंडवाहिनी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। या हम लोग कहते हैं ओविडक्ट। क्या कहते हैं? ओविडक्ट। क्या कहते हैं? इंग्लिश में ओविडक्ट कहते हैं, या जो है कि क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। समझे? तो अंडवाहिनी हमारी कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 2 होती है। हम 3 बोल दिए, सुन करके 3 बोल दिए हैं। कम से कम जो उससे पहले उसे सुना करो, थोड़ा बहुत ऐसे भी टेस्ट ले लेते हैं मास्टर साहब लोग। तो अंडवाहिनी कितनी जोड़ी होती है? 1 जोड़ी होती है।
आ जाओ। तो अंडवाहिनी कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी होती है, समझे। तो यहाँ पर देखना अंडवाहिनी जो होती है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, है ना। ये टोटल क्या है? अंडवाहिनी क्या है? अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी के मुख्यतः 3 भागों में हमने बांट दिया है। जैसे हमारी ये पंजा है, समझे। पंजा को भी हमने क्या बांट दिया? कई भागों में बांट दिया है। इस उंगली को क्या कहते हैं? अंगूठा कहते हैं, समझे। इस उंगली को कानी उंगली कहते हैं, इस उंगली को मध्य उंगली कहते हैं, और शायद इस उंगली को तर्जनी उंगली कहते हैं ना, कान इसके बगल में, शायद थोड़ा इसमें डाउट है, ये शायद इसको तर्जनी उंगली कहते हैं। तो यानी कि इसी में हम अलग अलग नाम रख लिए ना, इनके आकार के आधार पर, समझे। इनके आकार के आधार पर हमने इनका नाम रख दिया है ना। तब ध्यान देना, वैसे ही अंडवाहिनी ये यहाँ से लेकर के पूरा अंडवाहिनी है, लेकिन इनकी आकार और इनके कार्य के आधार पर इनको जो है कि 3 भागों में बांट दिया। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ये कीप की तरह दिख रहा है। जैसे तेलवा आप लोग ढारते हैं तो कीप क्या करता है? उसको बटोरता है ऐसे। तो इस आगे वाले आकार को कहते हैं, आकार को कहते हैं कीपक। जो आगे वाला अंडवाहिनी का आकार होता है, जो पूरा का पूरा छतरी नुमा जो कि ढका रहता है अंडाशय को, वो कौन होता है? कीपक होता है। क्या होता है? कीपक। तो अंडवाहिनी का अग्रभाग क्या होता है तुम्हारा? यानी आगे वाला भाग जो सीधे अंडाशय से जुड़ा होता है। अंडवाहिनी का अग्रभाग जो सीधे के सीधे अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? कीपक कहते हैं। कीपक के बाद जो आ जाता है यहाँ पर तुम्हारा चौड़ा पद। सबसे यहाँ पर आप लोग तो देखिएगा ये चौड़ा पद है यहाँ पर आप लोग का। इससे हम लोग कहेंगे, इस अंडवाहिनी के भाग को हम लोग कहते हैं तुम्बिका। क्या कहते हैं? तुम्बिका। इससे हम लोग कहते हैं एम्प्यूला। क्या कहते हैं? एम्प्यूला। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्प्यूला। क्या कहते हैं? एम्प्यूला। और कीपक जो है की बात करें, कीपक के बाद जो है कि आप लोगों का आ जाता है एम्प्यूला यानी कि तुम्बिका। और यहाँ पर जो आपको संकीर्ण पथ दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं संकीर्ण पथ। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोथ्यूमस। क्या कहते हैं? आइसोथ्यूमस, समझे। तो हमारे अंडवाहिनी के कितने पार्ट हो जाते हैं? मुख्यतः 3। एक हो जाता है कीपक, जो अंडवाहिनी का अग्रभाग हो जाता है। जो बीच में चौड़ा भाग होता है वो हो जाता है तुम्बिका, जिसे हम लोग कहते हैं एम्प्यूला। क्या कहते हैं? एम्प्यूला। और यहाँ पर आप जो संकीर्ण पाद देख रहे हैं, इसे हम लोग कहेंगे आइसोथ्यूमस यानी कि संकीर्ण पथ। तो अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। आप लोग समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, संकीर्ण पथ क्या काम करता है और तुम्हारा जो है कि तुम्बिका कार्य क्या करता है, समझे। संकीर्ण पथ की अगर हम बात करें तो अगर तुम्बिका के अगर सबसे पीछे का भाग जो होता है, यहाँ पर ध्यान देना लड़की और बच्चे इधर, यह तुम्बिका जो है, ये संकीर्ण पथ जो है अंडवाहिनी के सबसे पीछे का भाग है। पहले आगे कौन सा अग्रभाग क्या हो गया? कीपक। उसके बाद क्या गया? तुम्बिका। और उसके बाद संकीर्ण पथ। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि ये जो हमारा संकीर्ण पथ है वह अंडवाहिनी को किसी से जोड़ता है? गर्भाशय से। ये जो आप लोग देख रहे हैं बीच में ये पार्ट, इससे हम लोग कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। क्या कहते हैं इसे? गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। तो अंडवाहिनी को गर्भाशय से कौन जोड़ता है? आइसोथ्यूमस, संकीर्ण पथ। यानी कि अंडवाहिनी का जो सबसे पिछला भाग है संकीर्ण पथ, वही जो है कि किससे जोड़ता है? गर्भाशय से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? और अंडवाहिनी की ये जो गुहा है, गुहा मतलब क्या होता है? दीवार। ये जो अंडवाहिनी की गुहा है ये सिलिएटेड एपिथेलियम यानी कि पक्षमाभिकीय से जो कि क्या होती है, पूरा मतलब पक्षमाभिकीय सिलिएटेड एपिथेलियम से क्या होती है? घिरी हुई होती है। क्यों? क्योंकि यही जो इसमें पक्षमाभिकीय, कोई बात बता दें, जैसे स्पर्म जो शुक्राणु होता है ना, उसके स्ट्रक्चर जब आप लोग को पढ़ाएंगे तो आप लोग बताएंगे कि शुक्राणु क्या होता है? मोटाइल स्ट्रक्चर का होता है। मोटाइल का मतलब क्या होता है? मोटाइल का मतलब है ना मोटा गई नहीं, मोटाइल का मतलब होता है ये क्या कहलाता है? मूवमेंट होता है इसमें। उसमें पूछ होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो उसे गति प्रदान करता है और ऊर्जा प्रदान करता है, समझे। लेकिन ये जो गैमेट है अंडाणु, ये जो है कि क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है, यानी अपने आप से ये मूव नहीं कर सकता है।
समझे। जैसे हमारा ये खटिया है, इसे हम किसी को धकेलेंगे तब वहाँ जाएगा, समझे। अब हम चाहें कि जो तुमको या तुम तो मोटा ही लो, तुम्हारे लिए एक बांस उठाएंगे भाग जाएगा, तुम्हें पता है, लेकिन ये नहीं भागेगा, समझे। तो मोटाइल का मतलब होता है जिसमें मूवमेंट हो सकता है और अपने आप गति करता है, और नॉन मोटाइल का मतलब जो अपने गति नहीं करता है। तो जो अपने नहीं गति कर पाएगा उसे धकेलने की जरूरत होती है। तो इसे धकेलने के लिए जो है कि कौन सा काम करता है, अंडाशय को, अरे अंडाणु जो होगी, जो ये तुम्हारा अंडाशय अंडाणु बनाएगा, उसको धकेलने का काम कौन करता है, संकीर्ण पथ। और उसे धकेलने के लिए संकीर्ण पथ में क्या होती है, सिलेटेड एपिथेलियम, यानी कि छोटे छोटे बाल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे पक्षमाभिकीय कहते हैं। जब क्लास 11 में आप लोग हम पढ़ाएंगे सेल, जब पढ़ाए थे तो आप लोग को बताए थे, समझे। तो सिलेटेड एपिथेलियम क्या करती है, असंकीर्ण पथ में पाई जाती है, जो अंडाणुओं को क्या करने का काम करती है, धकेलने का काम करती है। जा बेटा तेरा अब यहाँ से निकाल, समझ रहे आप, समझ रहे हो ना। तो संकीर्ण पथ का जो है कि जो गुहा होता है, गुहा मतलब दीवार, समझ रहे हो ना, वो जो है कि किससे ज़्यादा पश्चिमाभिकीय गुरुकला से जो है कि वो ढका हुआ होता है, ताकि जो है कि वो क्या कर सके, अंडाणुओं को धकेल सके, समझे। और इसका कार्य क्या होता है, संकीर्ण पथ का कार्य क्या होता है, अंडाशय को, अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना। क्या करना, अंडाशय को अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना, समझ गए। तो इसका मतलब हमें एक चीज तो पता चल गया कि अंडवाहिनी के कितने होते हैं, एक जोड़ी अंडवाहिनी कैसे होते हैं, समझे। अब हमें पढ़ना है गर्भाशय के बारे में। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओम्ब। क्या कहते हैं, ओम्ब। क्या कहते हैं, ओम्ब कहते हैं, WOMB, ओम्ब। ओम्ब में क्या होता है, गर्भाशय। क्या होता है, गर्भाशय। अब यहाँ पर नोटिस करना आप लोग, ये जो हमारे गर्भाशय होती हैं, यह 3 स्तर में बटी होती हैं, यानी 3 लेयर में बटी होती हैं। 3 लेयर का मतलब इनकी कितनी परत होती है, 3 परत होती है, समझे। एक होता है आप लोगों का पेरीमेट्रियम, ये जो गर्भाशय का ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, इससे हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम। इससे हम लोग कहते हैं परिगर्भाशय। क्या कहते हैं, परिगर्भाशय। परि मतलब चारों ओर, गर्भाशय के चारों ओर जो सबसे ये बाहरी जो दीवार होती है, इसे हम लोग कहते हैं परिगर्भाशय। क्या कहते हैं, अब ध्यान देखना, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो लेयर है, ये, इससे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। और इसी जो कि हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, मायो मतलब क्या था, मध्यम स्तर, समझ रहे ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम स्तर। यानी कि ये क्या होती है तुम्हारी, ये मायोमेट्रियम मध्यम स्तर होती है, यानी बीच में होती है मायोमेट्रियम। इसे हम लोग कहेंगे मध्यम स्तर, मध्यम स्तर। और ये जानते हो मध्यम स्तर क्या होती है, जो डिलीवरी जिस समय होती है, जिस समय बच्चों की डिलीवरी होती है, समझे, और जिस समय लेडी प्रेग्नेंट होती है, और जब डिलीवरी होती है, तो जो सबसे ज़्यादा जो सिकुड़ता है, जो फैलता है, समझे, जो सबसे ज़्यादा फैलता है, वह कौन सा स्तर फैलता है, मायोमेट्रियम। क्या होती है, मायोमेट्रियम। तो आप लोग लिखना मायोमेट्रियम के बारे में, यह मोटी चिकनी पेशी से बना होता है। ये जो मध्यम स्तर होता है, यह मोटी चिकनी पेशी मतलब क्या होता है, मांसपेशी है, मोटी चिकनी पेशी से बना होता है, जो डिलीवरी के समय संकुचन करता है। संकुचन मतलब क्या करता है, संकुचन करता है, फैलता है, समझे। क्योंकि एक बात मानो, जो जूनी होता है, अगर हम बात करें गर्भाशय, तो इसमें जो बच्चा पल रहा होता है वो क्या होता है, बहुत मतलब छोटा मतलब होता है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो प्रेगनेंसी के समय ऐसे हार्मोन भी निकलते हैं जो इस मायोमेट्रियम को क्या करते हैं, इसमें और ज़्यादा फैलाव उत्पन्न करते हैं, समझे। अब जो है क्या बात करें, तो इंडोमेट्रियम क्या होता है, समझे, अंतः स्तर। इंडो मतलब क्या होता है, अंतः,
समझे। तो जो गर्भाशय की जो सबसे तीसरी जो अंदर की लेयर होती है, ये जो लेयर आप लोग देख रहे हैं, ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये इसे हम लोग कहते हैं अंतःस्तर। क्या कहते हैं? अंतःस्तर कहते हैं। क्या कौन सा स्तर कहते हैं? अंतःस्तर कहते हैं। अब ध्यान देना, ये जो हमारा अंतः स्तर है, इसका काम क्या होता है? ध्यान देना, अंतः मतलब क्या होता है? अंदर। तो इसका काम क्या होता है? ये सबसे अंदर होती है और मासिक चक्र के दौरान, यानी कि पीरियड्स, मंथली साइकिल के दौरान, मंथली साइकिल भी इसको लिख सकते हो आप लोग, मंथली साइकिल के दौरान जितने भी परिवर्तन होते हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं, वह गर्भाशय के किस भाग में होते हैं? वह अंतः स्तर में ही होते हैं, यानी कि किस में होते हैं? इंडोमेट्रियम में ही होते हैं। किसमें होते हैं? इंडोमेट्रियम में होते हैं। समझ गए? तो यानी कि आप लोगों को हमने एक बार और रिवीजन कर देते हैं, फिर जो है कि मुख्य भागों की ओर हम जो है कि आप लोगों को ले जाएंगे। समझे? देखो, इसको हम अभी मिटाएंगे, इस फिगर को ध्यान देना। इससे पहले एक बार और रिवीजन कर लो। अब तक आप लोगों को हमने क्या बताया है? देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा कौन सा भाग है? अंडाशय। यह कितना होता है? एक जोड़ी। इसका आकार बिल्कुल पिस्ता बादाम की तरह होता है और आकृति भी ठीक पिस्ता बादाम की तरह होती है। समझे? और अंडाणुओं को जो निर्माण करती है वो अंडाशय ही करती है। ये मादा युग्मक का निर्माण करती है, इसीलिए इस अंडाशय को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक जननांग कहते हैं। समझ गए? फिर आगे आप लोगों को हमने बताया था एक जोड़ी अंडवाहिनी के बारे में। ध्यान देना, अंडवाहिनी के 3 पार्ट होते हैं। जो आगे का जो कीपक वाला भाग होता है, जो आगे का अग्र भाग होता है, इसे कीपक कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग झालर देख रहे हैं। समझे? तो ये क्या करता है? अंडवाहिनी का अग्र भाग, यह जो है कि जो झालर जैसा ऐसे अंगुली टाइप की तरह, वो क्या करता है? उसको पकड़ता है। तुम्हारे तरफ ऐसे अंगुली टाइप स्ट्रक्चर क्या है? ताकि तुम पकड़ सको। तो अंडाणुओं को खींचने का काम, एक प्रेशर सक्शन के द्वारा खींचने के काम कौन करता है? कीपक करता है। समझे? अपने ओर लाने का। समझे? फिर क्या होता है? जो अंडवाहिनी का मध्य भाग होता है उसे तुलिका कहते हैं, और जो सबसे पश्च भाग होता है यानी पीछे का भाग होता है उसे संकीर्ण पद आइसोथ्यूमस कहते हैं। और आइसोथ्यूमस की जो दीवार होती है वह जो कि सिलिएटेड एपिथेलियम से घिरी होती है, पश्चमाभिकीय गुहाकाय होती है, जो क्या करती है कि अंडाशय को कहाँ तक ले जाती है? गर्भाशय तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है? अंडाशय को गर्भाशय तक ले जाती है। समझे? कीपक क्या करता है? कीपक जो का काम होता है, अंडाणु जो होगा उसे बटोरने का काम करेगा। जैसे कौरा है और तुम्हारा उंगली का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, क्या करेगा? बटोरने का काम कवर में डालेगा। समझे? तो कीपक का भी काम वही होता है, यह अंडाणुओं का संग्रह करता है। यह क्या करता है? कीपक अंडाणुओं का क्या करता है? संग्रह करता है। समझे? अब ध्यान देना, हमने बताया था आप लोगों को गर्भाशय के बारे में। तो गर्भाशय की आकार देखना बिल्कुल इस तरह है ना, जो सीधे उल्टी नाशपाती की तरह आकृति होती है। तो गर्भाशय की आकृति कैसी होती है? आप उल्टी नाशपाती रख देंगे ना, बिल्कुल वैसे ही जो है कि क्या होगी? गर्भाशय की आकृति होगी। तो गर्भाशय की आकृति जो है कि उल्टी नाशपाती की तरह होती है। और गर्भाशय में जो लेयर होते हैं वो कितने लेयर होते हैं? 1 2 3 लेयर होते हैं। एक जो हो जाता है हम लोग का जो सबसे ऊपर का लेयर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। जो उसके बीच में ये जो लेयर होता है इसे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम। समझे? अब ध्यान देखना, पेरीमेट्रियम का जो है कि क्या होता है? खूबसूरती क्या होती है, मतलब काम क्या होता है पेरीमेट्रियम का? पेरीमेट्रियम सबसे बाह्य आवरण है, सबसे बाह्य जो है कि स्तर है। मायोमेट्रियम का क्या होता है? यह चिकनी मोटी पेशी से बना होता है। और मायोमेट्रियम का कार्य क्या होता है? मायोमेट्रियम का काम होता है डिलीवरी के समय जो है कि सबसे ज़्यादा संकुचन या फैलाव कौन करता है? मायोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या होता है? सबसे अंत स्तर जो होती है गर्भाशय की, वो इंडोमेट्रियम होता है। और इसका कार्य क्या होता है कि जितना भी तुम लोगों में मासिक चक्र का परिवर्तन होता है, जो मंथली साइकिल होता है, वह किस लेयर में परिपूर्ण होता है? अंत स्तर में। गर्भाशय की किस लेयर में? अंत स्तर में, जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम भी कहते हैं। समझ गए? अब ध्यान देना, इसको हम थोड़ा बहुत मिटा देते हैं, जो हम समझा दिए मिटा दें। अब देना, जो हम नहीं समझाए जी या जी ने हमें पढ़ना है, अब उनके बारे में जो है कि हम आप लोगों को बताएंगे। समझे? ध्यान देना, मिटा दे रहा है।
लेकिन इसी फिगर को आप लोगों को समझना है। जो चीज़ें छूट गई हैं, जो बता दी है, उससे हम क्या किए हैं, मिटा दिए, स्किप कर दिए, समझे, हटा दिए हैं। अब ध्यान देना क्या होता है, आप लोगों को और क्या बताना है, योनि क्या होती है, समझे। आप लोगों को अब जो क्या बताना है, हमें किसके बारे में बताना है, योनि के बारे में बताना है। तो योनि की अगर हम बात करें, ग्रीवा की बात करें, तो आप लोगों को अब जो है कि योनि और ग्रीवा के बारे में बताया जाएगा, समझे। ये जो हमारी पार्ट होती है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रीवा नाल। क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल कहते हैं, ग्रीवा नाल। इसे जो है कि हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्विक्स कहते हैं। इसे नेक ऑफ द वैगिना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेक ऑफ द वैगिना भी कहा जाता है। वैगिना का मतलब होता है योनि। क्या होता है, योनि। तो योनि का जो नेक होता है, नेक मतलब गर्दन, वह जो है कि किसको माना जाता है, कर्विक्स को माना जाता है। क्या किसको माना जाता है, कर्विक्स को माना जाता है, समझ रहे हो ना। ग्रीवानाल, कर्विक्स, इसे जो है कि नेक ऑफ द वैगिना भी कहा जाता है, समझे। अब ध्यान देना, यही जो ग्रीवानाल है, यही जो है कि ये योनि के साथ मिल करके, योनि के साथ मिल करके, योनि के साथ मिलकर ग्रीवानाल क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है। क्या बनाता है, अच्छा, बर्थ कैनाल मतलब क्या होता है, जन्म द्वार, जहाँ से जन्म होता है बच्चों का, या पूरे मतलब जो सृष्टि है, मतलब जो बच्चे हैं, जो संतान की उत्पत्ति होती है, जन्म द्वार जो जन्म होता है, वह किससे होता है, बर्थ कैनाल के माध्यम से होता है। और बर्थ कैनाल कौन बनाता है, ये ग्रीवानाल, समझ रहे हो ना। ग्रीवानाल यानी जिसे हम नेक ऑफ द वैगिना कहते हैं। और ये तुम्हारी योनि, योनि जो है कि मिल करके और ग्रीवानाल मिल करके किसका निर्माण करती है, बर्थ कैनाल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, बर्थ कैनाल का निर्माण करती है, समझे। अब ध्यान देना आप लोग कि योनि के बारे में अब आप लोग को पढ़ना है। तो जिस तरह से योनि क्या है, एक बाह्य जनेंद्रिय अंग है। बाह्य जनेंद्रिय मतलब अंग मतलब क्या होता है, आउटसाइड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बाह्य मतलब जो बाहर होता है, यानी कि यह एक ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो बाहर की तरह होता है, समझे। ये ठीक जो है कि शिश्न, जो पुरुषों में शिश्न होता है, पेनिस, उसी का तरह बिल्कुल जो है कि ये क्या होती है, योनि भी होती है, समझे। अब ध्यान देना आप लोग, ये जो है कि इसका कार्य क्या होता है, समझे। तो योनि छिद्र पर जो पतला भाग होता है, आप लोगों को हम बताएंगे, योनि छिद्र पर एक पतली जाल होती है, समझे। और योनि के बारे में इसका डेप्थ जो होता है वो आमतौर पर 4 to 6 इंचेज के मतलब लगभग होता है इसका डेप्थ। मतलब जितना आप लोग समझ सकते हैं, एक शिश्न की मतलब नाम तब जो पुरुषों में शिश्न की जो लंबाई होती है, वही इसका जो है कि डेप्थ भी होता है, समझे। अब ध्यान देना, इसका कार्य क्या होता है, यह जो है कि क्या करते हैं, इसका कार्य बस इतना ही होता है, जो पुरुष है ना, उनके जो है कि शिश्न के जो शुक्राणु है, यानी जो नर भाग है, उनसे शुक्राणुओं का क्या करती है, प्रवेश करती है। यानी जो शुक्राणुओं का प्रवेश होता है, वह जो है कि कहाँ से प्रवेश होता है, योनि के माध्यम से प्रवेश होता है। किसके माध्यम से प्रवेश होता है, योनि के माध्यम से प्रवेश होता है। तो यह क्या करती है, शुक्राणुओं को अपने अंदर लेती है, पुरुष के शिश्न भाग से। किस भाग से, पुरुष के शिश्न भाग से, समझे। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, क्या बता रहे थे आप लोग को, यहाँ पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम लोग कहते हैं हाइमन। क्या कहते हैं, हाइमन। क्या कहते हैं, इसे हाइमन कहते हैं। और इससे जो है कि इंग्लिश में कहते, हिंदी में हम लोग कहते हैं योनि छेद। योनि छेद क्या कहते हैं, योनि छेद, समझे। अब जो है कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो योनि छेद होता है, प्रायः क्या होता है, फर्स्ट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, प्रायः यह घटना मानी जाती है कि जो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसके दौरान जो है कि योनि छेद क्या हो जाता है, फट जाता है, समझे। ये क्या हो जाता है, फट जाता है। और इसे जो है कि हम लोग, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि अगर योनि छेद है, यानी कि ये हाइमन है और ये पतला झिल्ली होता है, ये पतली झिल्ली होती है योनि के यहाँ पर, या जो योनि है ना, योनि छेद के ऊपर यह एक पतली झिल्ली होती है, जो है कि क्या होती है, प्रायः फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है कि क्या हो जाती है, फट जाती है, समझे। तो कुछ लोग मानते हैं कि अगर ये योनि छेद है, यानी कि ये हाइमन है, तो इसका मतलब वो लड़की क्या है, वर्जिन है। वर्जिन में समझ रहे हो क्या होता है,
जिसने कभी आज तक मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्जिन कहते हैं। जिसने मतलब आज तक मतलब कि कौमारे हैं, कुमारे मतलब समझ रहे क्या होता है, नहीं समझ रहे हो ना। कौमारे का मतलब ये होता है, अपना ये सुनो, जिसने अब तक कभी मतलब सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं किया है उसे जो कि हम लोग वर्जिनिटी कहते हैं, समझे। तो प्राय कई लोग यह मानते हैं कि अगर इसकी उपस्थिति है तो यानी कि वो महिला जो है कि क्या है, आज तक जो है कि क्या वर्जिन है, समझे। लेकिन यहाँ पर जो है कि अगर आप लोगों को समझाने की एक बात है, आप लोग के एनसीईआरटी की किताब में है कि इसका होना या न होना कोई जो भी वर्जिनिटी का प्रमाण नहीं है। इसका होना या न होना, इसकी उपस्थिति से हम यह नहीं कह सकते कि अगर योनि छद है तो जो है कि वो महिला जो है कि मतलब पवित्र है, यानी कौमार्य की अवस्था में है, और नहीं है तो जो है, और नहीं है अरे है तो यानी कि कौमार्य की अवस्था में नहीं है तो वो जो है कि कौमार्य है। इसको जो है कि परफेक्ट नहीं कह सकते हो, क्योंकि कई बार साइकिल चलाते समय, हॉर्स राइडिंग करते समय, समझे, कई बार जो है कि जंप कूद करते समय या खेलते कूदते समय भी या किसी अन्य कारण से भी जो है कि यह योनिछद फट सकता है। तो इसीलिए इस हायमन को हम लोग कौमार्य का सूचक नहीं मान सकते, इसी वर्जिनिटी का सूचक हम लोग नहीं मान सकते। और कई बार भी ऐसा भी होता है कि प्राय वो महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ली है फिर भी जो है कि उसका योनिछद जो है कि क्या होता है, सुरक्षित होता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जो है कि हम लोग हायमन के प्रेजेंस को जो है कि हम लोग ये नहीं कह सकते, जो भी हायमन है उसकी उपस्थिति को हम ये नहीं कह सकते कि वह जो है कि क्या है, कौमार्य की एक सूचक है, यानी वर्जिनिटी का एक सूचक है, समझ गए। तो जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो हमने आप लोगों को योनि के बारे में बता दिया, योनि क्षेत्र के बारे में बता दिया, जैसे हायमन कहते हैं। बाह्य जननेंद्रिय के बारे में आगे हम बताएंगे आप लोग को हर एक पार्ट, समझे। अभी आप लोग सभी चीज़ों को लिखवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, फिर बाद में पहले समझ लो इन चीज़ों को, समझे। फिर लिखने में हम लोग को लगेगा कि हाँ हम समझे हैं, फिर डाउट होगा तब कुछ पूछना आप लोग। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना एक बात कि कर्विक्स और ये क्या होता है, वैगिना, ये मिलकर के क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है, जन्म द्वार बनाती है, समझे। फिर हमने आप लोग को योनिछद बताया, जो पतली झिल्ली का आवरण होता है जो योनि के ऊपर पाया जाता है, समझ रहे ना, जिसे हायमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हायमन कहते हैं, ये भी हमने बता दिया। अब जो है कि अगर ध्यान देना थोड़ा सा, अगर आप ध्यान आप लोग, ये नाशपाती के बारे में, मतलब जो उल्टा नाशपाती का आकार है गर्भाशय, इसके बारे में बता दिया, अंडाशय के बारे में बता दिया, अंडवाहिनी के भी बारे में बता दिया ना। और ये बाह्य जननेंद्रिय के बारे में आप लोगों को जब लिखवाएंगे तब थोड़ा बाद में इसका डिस्कस कर लेंगे। तो अब जो है कि आप लोग कहोगे सर ये काम कैसे करता है, समझे। तो ध्यान देना क्या होता है कि ये जो शुक्राणु है, यह जो है कि वैगिना योनि के माध्यम से जो है कि क्या करता है, प्रवेश करता है। योनि के माध्यम से क्या होता है, प्रवेश करता है, समझे। और एक बार में हम बता दें आप लोगों को 20 करोड़ 16 से 20 करोड़ शुक्राणु प्रवेश करते हैं। कितने शुक्राणु प्रवेश करते हैं एक बार में, जो योनि में, यानी फर्स्ट सेक्स के दौरान जो योनि में जो शुक्राणुओं का एंट्री होता है वह कितना होता है, उनकी संख्या लगभग 16 से 20 करोड़ होती है। कितनी होती है, 16 से 20 करोड़। और जरूरत कितने की होती है, एक की, समझे। यानी कि जो भी आप लोग पैदा हुए हो आप लोग विजेता हो। क्यों, क्योंकि उस 16 करोड़ शुक्राणु में आप एक हो। तो यानी कि जो पैदा हुआ वो क्या है, अपने आप में विजेता है। जो पैदा हुआ वो सिकंदर है, उसने जाने कितने शुक्राणुओं को मात दे करके इस धरती पर आया है, 16-20 करोड़। तो आप लोग जो पैदा वो तो विजेता ऐसे ही है, समझे, यानी कंपटीशन में आगे निकल गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो अंडाशय से जो अंडाणु होती है वह जो है कि कहाँ पर आ जाती है, एम्प्यूला में आ जाती है। यानी कि जो अंडवाहिनी का तुम्बिका भाग है उसमें जो है कि वह क्या करती है, ठहरी हुई होती है, समझे। और ये जो है हमारा युग्मक है, जो नर युग्मक है शुक्राणु, ये जो है कि सीधे वैगिना से जो है कि कहाँ जाता है, वैगिना से कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब एम्प्यूला भाग में जाता है। क्या कहता है, एम्प्यूला। और यहाँ पर एम्प्यूला आइसोथ्यूमस का जंक्शन होता है। जैसे एम्प्यूला आइसोथ्यूमस का पुल होता है, बीच बीचा भाग होता है एम्प्यूला आइसोथ्यूमस जंक्शन का, वहीं पर अंडाणु बैठी रहती है, समझे। वहीं पर अंडाणु आकर के रुकी होती है, 3 दिन तक यहाँ पर रुकती है, इंतजार करती है, समझे। और ये हमारा जो शुक्राणु है
ये जो है कि 6 दिन तक जिंदा रह सकता है। शुक्राणु कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? कुछ लोग जो है कि 3 दिन भी कहते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो यह किसी विशेष परिस्थिति में 6 दिन तक भी जिंदा रह सकता है, समझे। तब मान जाओ जब ये अंडाणु इसमें होती है तो शुक्राणु किसकी तरफ मूव करता है? अंडाणु की तरफ, समझे। और दोनों का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला आइसाथ्यूमस जंक्शन पर। कहाँ होता है? एम्प्यूला आइसाथ्यूमस जंक्शन पर, तुम्बिका संकीर्ण पथ के जंक्शन पर जो है कि इनका क्या होता है? मिलन होता है। तो निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है निषेचन? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में? तुम्बिका संकीर्ण पंथ के जंक्शन पर होता है, यानी कि एम्प्यूला आइसाथ्यूमस जंक्शन पर होता है। इसलिए आइसाथ्यूमस जंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? मंडप। अरे दूल्हा दुल्हन का जब विवाह होता है मंडप में होता है ना, है। तो यहाँ पर शुक्राणु है, अंडाणु है, इनका मिलन कहाँ हो रहा है? एम्प्यूला आइसाथ्यूमस जंक्शन पर, समझे। तो इनका मंडप क्या है? फैलोपियन ट्यूब। इनका मंडप क्या है? फैलोपियन ट्यूब। अरे मान लेते हैं नर शुक्राणु को दूल्हा, असली दूल्हा तो ये है, समझे। और अंडाणु को जो है कि मान लेते हैं दुल्हन। तो ये दोनों आकर के मिलते हैं, बैठते कहाँ हैं? मिलते कहाँ हैं? फैलोपियन ट्यूब में। तो मान जाओ तो इसे मंडप कह दो, समझे। तो एम्प्यूला आइसाथ्यूमस जंक्शन जो है कि क्या है? यहीं पर निषेचन होता है, यानी कि यहीं पर दोनों युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है। क्या होता है? संलयन होता है। जब इधर युग्मकों का संलयन हो जाता है तो यह जो है कि क्या बन जाता है? जाइगोट। युग्मक मिल करके क्या बना देंगे? युग्मनज। क्या बना देंगे? युग्मनज। और जब युग्मनज बन जाएगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, वो जो है कि डिवाइड होने लगेगा, यानी कि विभाजन करने लगेगा। अब विभाजन करते हुए वो क्या बनाएगा? ब्लास्टोमर बनाएगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, समझे। तो अंत में क्या होगा कि यही जो है कि 1 हफ्ता तक लगभग जो है कि पूरे गर्भाशय में क्या होता रहता है? घूमता रहता है। क्या होता रहता है? घूमता रहता है। और फिर जो है कि क्या होता है, यह मादा के जो अंतः स्तर भाग है, मादा के गर्भाशय का जो इंडोमेट्रियम पार्ट है, उससे जो है कि यह क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जब मादा के गर्भाशय के अंतः स्तर पार्ट से जुड़ जाता है तब जो है कि यह डेवलप्ड होकर के धीरे धीरे क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। और जब भ्रूण बनाता है तो फिर प्राय जब 9 महीना बीत जाता है, जब 9 महीना हो जाता है और जब पूरा अंग विकसित हो जाते हैं, जब बच्चा जो है कि पेट के अंदर तैयार हो जाता है तो फिर जो है कि क्या हो जाती है? डिलीवरी हो जाती है। क्या हो जाती है? डिलीवरी। फिर एक संतान की प्राप्ति हमें होती है। इस तरह से हमारा कार्य होता है। तो सारा जो है कि मादा के सिस्टम में कैसे कौन सा कार्य होता है, यह जो है कि आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, एक आप लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है, फिगर मिटा करके आप लोगों को बाह्य जननेंद्रिया के बारे में बताएंगे कि जो मादा है उसके जो बाह्य जननेंद्रिया हैं उसके जो है कि कौन कितने होते हैं। मुख्यतः 5 पार्ट में पढ़ना है। और उस 5 बाह्य जननेंद्रिया जो बाहर की तरफ जननेंद्रिया जो शरीर के बाहर होती हैं, उस 5 के बारे में जो है कि हम लोगों को अब थोड़ा बहुत पढ़ना है, समझे। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ये मिटा देते हैं फिगर, ये भी मिटा देते हैं। जघन सेल के बारे में आप लोग देखिएगा। जघन सेल क्या होते हैं? जघन सेल क्या होती है? वसामय ऊतकों से बनी गद्दी की तरह होती है। वसामय ऊतकों से बनी ये क्या होती है? गद्दी की तरह होती है, जो त्वचा और जघन बालों से दबी हुई होती है। जो त्वचा और जघन बालों से ढकी हुई होती है। ढकी होती है। इससे हम लोग जो है कि इंग्लिश में क्या कहेंगे? लैबियम क्या है? लैबिया मेजोरा कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम लोग? लैबिया मेजोरा। जघन सेल, ध्यान देना, लैबिया मेजोरा कहेंगे। अब बृहद भगोष्ठ देखना आप लोग। लैबिया मेजोरा इसे कहेंगे, बृहद भगोष्ठ को।
लैबिया मेजोरा, फिर ये हो जाएगा हमारा लैबिया माइनोरा, समझे। फिर योनि छत को हम लोग क्या कहेंगे, हाइमन कहेंगे। फिर भाग सेप को क्या हम लोग कहेंगे, क्लाइटोरिस कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लाइटोरिस कहेंगे, समझे। अब ध्यान है आप लोग बृहद भगोष्ठ के बारे में आप लोग ध्यान देना। यह ऊतकों का मांसल वलन होता है, यह है बृहद भगोष्ठ। यह ऊतकों का, इसे कलर चेंज कर देते हैं, यह ऊतकों का मांसल वलन होता है जो क्या होता है, जघन सेल के नीचे तक फैला होता है। यानी ये जो जघन सेल है इसके नीचे तक फैला होता है, जघन सेल के नीचे तक फैला होता है। ध्यान दे रहे हैं। फिर कलर चेंज करके आगे हम लिखेंगे लघु भगोष्ठ के बारे में। यह जो है कि एक जोड़ी ऊतकों का वलन होता है जो बृहद भगोष्ठ के नीचे होता है। समझे। अब देखना है योनि छद क्या होता है, हाइमन। हाइमन के बारे में हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि यह क्या होता है, यह एक प्रकार का योनि आवरण झिल्ली होती है, झिल्ली होती है, योनि आवरण की पतली झिल्ली जैसी संरचना होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। अब क्लाइटोरिस जो भग सेब है, ये क्लाइटोरिस के बारे में ध्यान देना। यह एक छोटी सी, यह एक छोटी सी अंगुली जैसी, अंगुली या मटर के दाने के आकार जैसी, या मटर के दाने के आकार जैसी एक संरचना होती है, एक संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर स्थित होती है। अब ध्यान देना आप लोग यहाँ पर एक चीज़ जो है कि यहाँ पर नोटिस करना कि ये जो बाह्य जनेंद्रियांग है, यह जो है कि बाहर की, मतलब बाह्य मतलब क्या होता है, बाहर, और जनेंद्रिया का मतलब रिप्रोडक्टिव आर्गन, यह जो है कि शरीर के बाहर की तरफ होती हैं। तो जघन सेल क्या होती है, ध्यान देना, यह वसामय ऊतकों से बनी हुई है। वसामय तो कहता है फैटी टिश्यू, किससे मिलकर बनी होती है, फैटी टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, वसामय ऊतकों से बनी होती है। और यह बिल्कुल जो है कि गद्दी की तरह होती है। किसकी तरह होती है, गद्दी की तरह होती है। बहुत जो है कि मतलब मांसपेशियों की बनी होती है और गद्दी की तरह होती है। बृहद भगोष्ठ को हम लोग कहते हैं लैबिया मेजोरा। यह भी त्वचा और जो जघन बालों से ढकी हुई होती है। और लघु भगोष्ठ क्या होता है, यह भी एक जोड़ी ऊतकों का वलन होता है जो बृहद भगोष्ठ के क्या होता है, नीचे होता है। समझे। हाइमन के बारे में यानी योनि छद के बारे में आप लोग को बता ही दिया कि यह एक प्रकार का योनि आवरण होता है। योनि आवरण यानी कि झिल्ली की जैसी पतली संरचना होती है। समझे। और फिर जो है कि आप लोगों को जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है, भगसेप के बारे में पढ़ना है, क्लाइटोरिस के बारे में पढ़ना है। समझे। यह एक छोटी सी अंगुली जैसी या मटर के दाने के आकार जैसी एक संरचना होती है। समझे। जो मूत्र द्वार के ऊपर होती है। समझे। अब ध्यान देखना,
जो ये क्लाइटोरिस है, जो सबसे जो है कि क्या होता है, अगर जो सेक्सुअल अगर सेंसिटिव पार्ट अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई होता है तो वो कौन सा होता है, भगसेप होता है, क्लाइटोरिस होता है, समझे। यानी जो क्लाइटोरिस है यही जो है कि हम लोग को क्या करता है, सेक्सुअल प्लेजर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सेक्सुअल प्लेजर जो है कि प्रदान करता है। और यह जो है कि इसका सीधा सीधा कनेक्टिविटी किससे होती है, माइंड से होती है, समझे। अब क्या होता है आप लोगों को हम बता दें, एक बात यहाँ पर नोटिस करना कि मुस्लिम महिलाओं में खतना होता है, मुस्लिम महिलाओं में भी खतना होता है। खतना 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 नहीं जानते हो, चलो अब आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन जानते हो खतना एक प्रोसेस होता है, मतलब उसे मुसलमानी सुनी पता नहीं क्या कहते हैं, समझे। तो उसमें क्या होता है कि यह जो क्लाइटोरिस की संरचना है ना, इसी को जो है कि ब्लेड या मतलब ऑपरेशन है, मतलब ब्लेड के द्वारा जो है वहाँ उन्हें कोई कुछ काटता है, एक डॉक्टर जैसा होता है, हकीम पता नहीं कोई होता है जो केवल वही काम करता है, खतना का काम करता है। तो वह जो है कि क्या करता है, जब लड़कियां 5-6 साल की जब छोटी होती हैं तो उनका जो है कि क्या किया जाता है, ये जो क्लाइटोरिस है उस पार्ट को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। और कट क्यों करते हैं, ताकि वो जो महिला है उसको जो है कि सेक्सुअल जो प्लेजर है वो ना मिल पाए। क्यों, क्योंकि इसे जो है कि हराम की बोटी कहते हैं वो सब लोग, समझे। लेकिन ये जो है कि अगर हम बात करें जो मुस्लिम महिलाओं में जो खतना होता है और इसे हराम की बोटी के नाम पर जो है कि ये छोटी उंगली जैसी मटर संरचना जो क्लाइटोरिस काटा जाता है, यह जो है कि एक महिलाओं के लिए अभिशाप की बात है, समझे। इसके खिलाफ जो है कि सभी मुस्लिम महिलाओं को लड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर उन पर अत्याचार हो रहा है ना। देखो हर धर्म में बुराई अच्छाई होती हैं, लेकिन हमें चाहिए कि समय के अनुसार जो भी चीज़ें हैं, अगर हमें जो गलत लगे हम उसका विरोध करें, हम उससे समाप्त कर दें। जैसे हम लोगों को देखो सती प्रथा बुरा लगा, हमने उसको ख़त्म कर दिया। और हम बहुत महान हैं वो उनके क्या कहलाते हैं, राजा राम मोहन राय के, जिन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। क्योंकि धर्म के नाम पर जो है कि अगर हम बात करें, अगर गलत चीज़ें हो रही हैं तो उसका विरोध करो। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म के नाम पर, जो सनातन धर्म इतना खूबसूरत था, जो पहले ऋग्वेदिक काल में अगर आप लोग देखो तो जाति व्यवस्था बाद में बनाई गई थी, पहले जाति व्यवस्था कर्म के अनुसार थी। ऋग्वेदिक काल अगर कोई देखे तो कौन है जाति व्यवस्था, अगर ऋग्वेदिक काल अगर आप लोग को हम बताएं तो ऋग्वेदिक काल में अगर आप लोग पढ़िएगा, जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। जैसे मैं अगर टीचर का काम कर रहा हूँ तो मेरा जाति शिक्षक जाति हो गया, जैसे कोई अगर जो काम कर रहा है वो उसी जाति का हो जाता था। लेकिन बाद में उत्तर ऋग्वेदिक काल में इस चीज़ों को जो है कि क्या बना दिया गया, जन्म के आधार पर बना दिया गया, समझे। तो यह जो है कि और जन्म के आधार पर तो बनाया गया, साथ ही साथ जो छोटे लोग काम करते थे, मतलब जो काम जो है कि थोड़ा वो लेवल का हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी आदमी बड़ा नहीं होता है, समझे। लेकिन जो काम जो है कि सामान्यतः थोड़ा छोटे होते थे, उससे लोग जो है कि घृणा करने लगते थे। और बाद में यही जो है कि जाति व्यवस्था हमारे लिए अछूत बन गई, और इसी में जो है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आए और उसने इसको डिमोलाइज किया, इसको ख़त्म किया। हम सारे हिंदू समाज के लोग बहुत आभारी हैं, बहुत प्रभारी हैं, जिन्होंने हमारे हिंदू समाज पर जो एक अभिशाप था जाति व्यवस्था, उसको जो है कि उन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। वो एक तरफ से अगर बात करें, अगर सनातन धर्म के अगर हम सबसे महान रक्षक अगर किसी को मानते हैं तो वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसने जाति व्यवस्था जैसे मूल अभिशाप को जो है कि क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। आज देखो, आज फिर हम उस फॉर्म में आ गए हैं। लेकिन मूलतः सनातन धर्म में जो है कि हम लोगों के, आप लोग नोटिस करना, क्या जाति व्यवस्था थी। पहले तो ऋग्वेदिक काल में आप लोग पढ़ना, वह जो है कि कर्मों के आधार पर थी, समझे। बाद में ना जाति व्यवस्था के आधार पर जो है कि जन्म के आधार पर हो गई, समझे। तो कोई भी धर्म हो, ये नहीं कि उसमें सारी चीज़ें सही हैं, हमें उसमें जो भी गलत चीज़ें हैं उसका हमें समय पर विरोध करना चाहिए। समय के अनुसार जो है कि हमारी संस्कृति और धर्म चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, समझ रहे हो ना। और नदी की तरफ हमारा बहाव होना चाहिए। आज जो है कि मुस्लिम महिलाओं पर सबसे बड़ा जो अत्याचार होता है, वो जो इसे हराम की बोटी जो कह करके क्लाइटोरिस के पार्ट को काट जाता है, एक प्रकार का उन पर अत्याचार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसीलिए जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपनी महिलाओं को पढ़ने नहीं देते हैं, पढ़ने की इजाज़त नहीं देते हैं। आप लोग तालिबान में देखिए जो है कि लड़कियों को जो है कि शिक्षित नहीं होने दिया जाता है। अभी तालिबान जो है कि इस्लामिक का जो रूल लाए हैं, इस्लामिक कानून के अनुसार वो लड़कियों को मना किए हैं कि वो एजुकेशन नहीं जा सकती हैं। और इसलिए आज पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है तो हमारी मुस्लिम बहनों का हो रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अभी अनपढ़ हैं। थोड़ा पढ़ लिख लेंगी तब तो जो है कि वो दुर्गा का अवतार होंगी,
तब तो जो है कि थोड़ा ऐसा होंगी, मतलब समझ रहे ना। लेकिन आज जो है कि उन्हें इसीलिए शिक्षा नहीं दिया जाता है, समझ रहे ना। तो ये जो है कि कहीं ना कहीं जो क्लाइटोरिस जो है खतना के नाम पर, ये सुन्नी मुसलमान के नाम पर ये जो किया जा रहा है उनके साथ, यह एक प्रकार का उन पर अत्याचार ही है और इसे सभी लोगों के साथ मिल करके इसे ख़त्म करना। अच्छा, जब हम आप लोगों को अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे थे तो क्लाइटोरिस के बारे में जब हम आप लोगों को समझना किए तो आपने थोड़ा एक सामाजिक जो चीज़ें थी जो महिला खतना है उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था, समझे। चीज़ें चूँकि एक बात कहें आप लोगों को, ये चीज़ें जो है कि आप लोग बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी के टॉपिक में नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बायोलॉजी से रिलेटेड है ना। तो जब इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो एक अपनी सामाजिक जो चीज़ें इसको भी पढ़ लें कि आखिर इसका साइंस मतलब कनेक्शन क्या है, समझे। अब क्या होता है, तुम लोग को कहोगे कि ये शुरुआत जैसे खतना का वगैरह कैसे होगा मुसलमानों में। अब मुसलमान ही जो है कि हमने महिलाओं में देखा था खतना कैसे होता है, अब जो है कि हम लोग देखेंगे कि मुसलमान जो पुरुष होते हैं उनमें जो है कि खतना कैसे होता है, समझे। अब ध्यान देखना, यहाँ पर एक बात आप लोग नोटिस करना क्या होता है, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। पहले क्या होता था, या जो लड़के हैं यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो नोटिस किए होंगे कि ये जो आप लोगों का घुमावदार यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है, समझे, अगर मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है तो हमारा यहाँ तक ही सेंसिटिव पार्ट होता है। जैसे अगर महिलाओं में क्लाइटोरिस पार्ट मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, समझे, संवेदनशील पार्ट होता है, वैसे जो है कि पुरुषों में क्या होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ये ऊपर जहाँ ये घुमावदार संरचना यही होती है, यहीं तक होती है, समझे। लेकिन अब यहाँ पर बात करेंगे आप लोग जो पुरुष होंगे फील किए होंगे कि वो जो चमड़ी का लेयर है वहाँ पर जो है कि गंदगी इकट्ठी हो जाती है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है और जो है कि सफ़ेद सफ़ेद और इतना बदबूदार, इतना गंदगी इकट्ठी हो जाती है जो है कि वहाँ पर क्या होता था, प्राय अरब में पानी की कमी थी। जो अरब का सिविलाइजेशन था वहाँ पर पानी की कमी थी, तो प्राय हम लोग जो हर रोज़ नहाते हैं तो ये गंदगी जो है कि क्या होती है, प्राय साफ़ हो जाती थी, समझे। और वहाँ पर एक तो पानी पीने को नहीं है, अरब संस्कृति या अरब जो है कि जो अरब कल्चर जहाँ पर डेवलप्ड हुआ वहाँ पानी पीने को नहीं है, तो रोज़ रोज़ कैसे कोई नहा सकता है, समझे। तो वहाँ पर क्या होता था, ये अंग जो है कि उनका साफ़ नहीं हो पाता था बढ़िया तरीके से, समझे। तो उन्होंने जो है कि एक प्रथा चलाई कि ना रहेगा बाँस ना बाजेगी बंसुरी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ये स्किन, यहाँ पर ये चमड़ी जो होता है वही इसको जोड़ता है और वो इसी के जुड़ने के कारण यहाँ पर गंदगी बैठती रहती है और यहाँ पर गंदगी बैठते बैठते सफ़ेद रंग का बहुत जो है कि बाद में क्या होता था, वो नहा नहीं पाते थे, रोज़ तो नहा नहीं पाएंगे और अब में पानी की कमी है, समझे। तब जो है कि वो क्या किए, इसको इनका जनन पाठ खराब होने लगता था, तब उन्होंने इसे काटने की परंपरा चली गई, समझे। यानी इसको जो है कि क्या करने लगे, फिर काटने लगे और फिर वहीं से मुसलमान धर्म का उदय हुआ है। जो इस्लाम है उसका उदय अरब संस्कृति से हुआ है। फिर जो है कि यह जो है कि इस्लाम का एक अनिवार्य नियम इसे कर दिया गया। लेकिन हम ये पूछते कहते हैं जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में, मतलब ऐसे जहाँ पर नहाना है रोज़ ही, वैसे नहाने के लिए मतलब रोक टोक है नहीं, रहने के लिए पानी है नहीं, तो क्या वहाँ पर के लोगों के लिए खतना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है। ये बनाया क्यों गया था, इसके पीछे एक साइंस क्या था? इसके पीछे यह साइंस था कि जो है कि जनन पाठ जो क्या होते थे ख़राब हो जाते थे, क्योंकि इसमें मैल वगैरह बैठे होते थे, क्योंकि वो लोग रोज़ नहा नहीं पाते थे क्योंकि पानी की कमी थी। तो इसलिए इसे काट दिया गया ताकि यहाँ पर हवा लगता रहेगा तो ऑटोमेटिक सूख करके गिर जाएगा। वहाँ पर जो है कि क्या होगा, जो लिक्विड जो वो पदार्थ होंगे जो इन्फेक्शन करते हैं वो नहीं वो फैला पाएंगे, समझे। इसके पीछे ये रीज़न था, समझे। लेकिन ये आप लोग अब सोचिए, क्या हिंदुस्तान के जो लोग हैं जहाँ पर मतलब पानी वगैरह से नहाने की कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या वहाँ पर ये ज़रूरी है खतना वगैरह चीज़? नहीं ज़रूरी है, समझे। तो इसका भी कनेक्शन कहाँ से है आप लोग समझ गए ना। उसका कनेक्शन क्या था, क्लाइटोरिस का जो महिला खतना होता है उसका कनेक्शन क्या था? उसका कनेक्शन ये था कि ताकि अगर उसे सेक्सुअल प्लेजर ना मिले तो जो है कि ज़्यादा इन सब में इंटरेस्ट नहीं लगे, उसे हराम की बोटी कह करके एक महिलाओं के साथ अभिशाप एक अन्याय किया गया, समझे। और यहाँ पर जो है कि एक रीज़न ये था महिला पुरुष खतना में कि यहाँ पर एक रीज़न ये था कि ताकि वहाँ के लोग नहा नहीं पाते थे, पानी की उपलब्धि नहीं थी अरब संस्कृति में, तब जो कि इस सिस्टम को बनाया गया ताकि ये जननेंद्रियाँ हमारे लोगों की क्या हो, खराब, हमारे लोगों की जननेंद्रियाँ जो कि डिस्ट्रॉय न हो। तो आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई, एक मुस्लिम खतना और एक महिला खतना। ये जो है कि इसी चीज़ में ज़रूरी होता है, समझे। थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को जानना भी आप लोगों को ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप लोग समाज से भी रिलेटेड हैं। कल आप डॉक्टर बनेंगे, आप बताइए, आप लोगों को अभी तक इन सब के बारे में पता नहीं था, है ना। अब है ना, तो उसी में क्या होता है, ये जो चमड़ी होती है यहाँ जो अटैच होती है, जो खुलती है टुप्पी जैसा, उसको जो है कि क्या करते हैं लोग वहाँ पर उसमें काट दिया जाता है उसी को, समझे। यही पार्ट को जो है कि क्या कर देता है, काट दिया जाता है, समझ गए ना।
अब ध्यान देना आप लोगों को, जो मैं अब तक पढ़ाया हूँ, खैर ये तो हमने सिलेबस के अलावा थोड़ा और डिस्कस कर दिया था, थोड़ा जानकारी थी, कहीं से हमने पढ़ा था, कहीं से क्या, बहुत बढ़िया किताब थी जिसमें इन सब के बारे में पढ़ा था हमने, तो आप लोगों को बता दिया। लेकिन अब जो है कि जितना भी चीज़ें हमने आप लोगों को बताया है, वह जो है कि हम जो है कि क्या करेंगे, आप लोगों को लिखवाएंगे बाकायदे, और वो जो है कि आप लोगों को लिख करके आप लोग अपने फेयर में लिख लीजिएगा। जो वीडियो देख रहे होंगे उससे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप मानिए तो क्लास ख़त्म होगा, बस हम लिख करके आप लोगों को जो जो चीज़ें पढ़ाए हैं वो बता दे रहे हैं। अब जो है कि आप लोग को जो अब तक हमने क्लासेस में पढ़ाया है, वो जो है कि आप लोग को लेक्चर के माध्यम से, मतलब हमने आप लोगों को जो पढ़ाया था उसका ये जो है कि आप लोग अंडाशय और अंडवाहिनी का आप लोग वीडियो के माध्यम से क्या कीजिएगा, वीडियो जब देख रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि लिखने में आसानी हो। अब इसके आगे अंडाशय अंडवाहिनी हो गया, अब जो है कि हम लोग गर्भाशय बच्चेदानी के बारे में हम लिखवाएंगे। तब तक हम इस को मिटा करके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट लिखवाना है वो लिखवा रहे हैं। अब आप लोग जो है कि गर्भाशय का नोट्स बना लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। गर्भाशय मैंने आप लोग को बताया था, लेक्चर में समझाया था, बस इसको जो है कि आप लोग अपने लिखने के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। गर्भाशय के बाद हम आपको अभी लिखवा रहे हैं ग्रीवा के बारे में, योनि के बारे में, योनि छेद के बारे में। अब बाह्य जननेंद्रिय तो हमने लिखवा दिया था ना उसी समय, उसका तो फिगर बनाया था और लिखवा भी दिया था, दोनों काम किया था बाह्य जननेंद्रिय का। तो केवल आप लोगों को और 3 चीज़ें बतानी है, ग्रीवा, योनि, योनि छेद, इसके बारे में आप लोग को आगे के जो है कि स्क्रीनशॉट आगे कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जो आगे पढ़ाएंगे उसमें अभी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा गर्भाशय के बारे में। अब मिटा इसको। यह भी जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है, आज हमने जितना भी आप लोग को समझाया है वो जो है कि आपको हमने कंप्लीट कर दिया है। कल से जो है कि हम लोग स्तन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप लोग एक और टॉपिक देखेंगे जिसे हमने समझाया नहीं था आप लोग को, बैर्थोलिन ग्लैंड का। बैर्थोलिन ग्लैंड जैसे कि पुरुषों में बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड था ना, जिसका कार्य क्या होता था, जिसका कार्य था बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, शिश्न कोई मांसपेशियाँ थी या जो भी जो शिश्न था, जो बाह्य जननेंद्रिय पार्ट था पुरुष का, उसको जो है कि चिकना बनाने में मदद रखती थी। तो सेम बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की तरह ही जो मादा जनन अंग में बैर्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है, और यह बैर्थोलिन जो ग्लैंड होता है यह मादा योनि के अग्र सिरे पर पाया जाता है, जो कि तरल पदार्थ को एक स्रावित करता है। और ये जो एक तरल पदार्थ को स्रावित करता है, यह योनि के मार्गों को क्या करता है, चिकना बनाए रखता है। और जो मैथुन प्रोसेस होता है उसके समय जो चिकना बनाए रखता है वो कौन सा ग्लैंड के कारण होता है, बैर्थोलिन ग्लैंड के कारण होता है। समझे? तो इस तरह से अगर आप लोग को देखें तो आज की जो क्लास थी वो हमारी एंड हो गई। आपने हर एक टॉपिक को पहले हमने समझा दिया, फिर आप लोगों को लिखवा दिया, जिससे आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट करके फेयर नोट्स बना सकते हैं। तो चलते हैं, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और इससे पहले आज जो है कि हमारी अष्टमी है, तो हमारे सभी जितने भी माता के भक्तगण लोग हैं, तो सभी लोगों को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।